Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with Moseley's work. मोस्ले एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, काफ़ी यंग साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सरे के फ्रीक्वेंसी, अब आप बताइए कैसा एक्सरे? वह एक्सरे जो डिफरेंट मेटल्स के ऊपर कैथोड के बम्बार्डिंग के कारण जनरेट हो रहा। उन्होंने डिफरेंट मेटल्स लिया, लाइक उन्होंने आयरन लिया, कॉपर लिया, निकल लिया, यानी डिफरेंट टाइप के मेटल्स लिए। अब इसके ऊपर कैथोड रे का बम्बार्डिंग किया। कैथोड रे के बम्बार्डिंग के बाद यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर रे निकल रही है वह हो जाती थी एक्सरे। एक्सरे कहाँ से बनती है? when cathode ray strikes on metal surface, then after reflection X-ray produced. अब इस एक्सरे के वेवलेंथ जिसको हम लोग न्यू कहते हैं, वेवलेंथ और मेटल के एटॉमिक नंबर के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें एक रिलेशनशिप मिला, रूट म्यू ए जेड माइनस बी। यहाँ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट फॉर ऑल मैटर। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया, एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसलिए इन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है? एटॉमिक नंबर। तो याद दिलाने के लिए आपको बता दें, एटॉमिक नंबर दैट्स नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक्सरे के फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में क्लोज रिलेशनशिप आने के बाद मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और एक लॉ दिया जिसको बोला जाता था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उन्होंने बताया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is the periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलियस पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे होगा और मेंडलियस में एटॉमिक वेट होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? तो हम यदि किसी भी एटम को ले तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड चार्जलेस न्यूट्रॉन होता है, जो पूरी तरह से शिल्डेड होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा।
प्रॉपर्टीज यदि एलिमेंट्स का हमें देखना है किसी दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डेंस में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे। तो हम कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू number of proton and number of proton is nothing but atomic number। तो इसलिए हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर ही प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। लेकिन इस एटॉमिक नंबर का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि प्रोटॉन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या तो न्यूक्लियस में पूरी तरह से टाइटली सील्डेड है, तो जब भी अपना बिहेवियर वो शो करेंगे तो वहां पर अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं जाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने में। किसी से रिएक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में कंपाउंड का प्रॉपर्टीज एलिमेंट से अलग होता है। तो अलग क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के देने लेने या शेयरिंग करने के कारण ही। तो प्रॉपर्टीज पूरी तरह डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और एटॉमिक नंबर दिस इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मोज़ले का वर्क क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक से प्रॉपर्टीज क्यों पीरियोडिक होते हैं। तो यहां पे मैं दो ग्रुप के एलिमेंट्स को लिया हूं। एक ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल। इस सारे एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा है। दूसरा मैं लिया हेलोजेंस फैमिली को। हेलोजेंस, यहां पर एस्टरटाइन को छोड़कर बाकी सबको हेलोजन बोला जाता है, लेकिन प्रॉपर्टीज हेलोजेंस की तरह ही कुछ रिसेंबल करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन। अब इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आप लोग क्लास 10 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 करके बनाए थे। फर्स्ट सेल में 2 8 8, उसके बाद जो बचा लास्ट सेल में। तो यहां पर हम 288 करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाएंगे, या हम लोग 1s2 2s2 इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो यदि मैं लिथियम का बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1s2, या हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में बच गया 2s1। इसी प्रकार सोडियम यदि लें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, सीजियम ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। ठीक इस साइड यदि हम जाएं तो हीलियम के बाद 2s2 2p5, देन आफ्टर नियॉन 3s2 3p5, देन आफ्टर ऑर्गन 4s2 4p5, क्रिप्टन 5s2 5p5, ज़ेनॉन
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे अद्भुत बात है कि लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब में S1 है। 10 क्लास में भी आप लोग बनाए थे, तो लास्ट सेल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, लास्ट सेल में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिला था। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इनका प्रॉपर्टीज सेम हुआ। आप कह सकते हो ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन properties of element in same group are similar. और यह जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। Similar electronic configuration repeats after certain interval of time, so properties also repeat. Similar electronic configuration एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टीज भी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन repeats after certain interval of time, so properties also repeat. Properties also repeats. अब क्वेश्चन आ रहा है कितने एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, तो यह पीरियड के ऊपर डिपेंड है। पीरियड वाइज प्रॉपर्टी रिपीट होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इतने ही एलिमेंट्स के बाद, पहला 2 एलिमेंट्स के बाद पहला पीरियड, सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 18, फिफ्थ पीरियड 18, 6 32, 7 32। इसीलिए यह जो 2, 8, 18, 32 है, इन्हें बोला जाता है मैजिक नंबर, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्हीं इंटरवल में रिपीट होती है। सो दैट्स 2, 8, 18, 32 कॉल्ड मैजिक नंबर। आप इसको हेलोजेंस या एल्कली मेटल को 288 करके ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइएगा तो देखिएगा लास्ट सेल में सिर्फ लास्ट सेल में फर्स्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है दैट 7, सारे में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए सारे का प्रॉपर्टीज एक जैसा है। तो क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट्स आफ्टर certain interval, so properties also repeat and properties depends on electronic configuration of the elements. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इन डिफरेंट सब सेल इन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लॉज एंड एनर्जी। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटमिक स्टेट में हम लोग किए हैं। तो एटमिक स्टेट में यही बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब सेल इन अकॉर्डेंस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को डिफरेंट लॉस कंट्रोल करता है, चाहे वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल हो, चाहे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, चाहे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो। इन सारे रूल्स को फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया तो देखा कि सेम ग्रुप, फिर क्वेश्चन अराइज हो रहा ग्रुप क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्रुप क्या, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप,
एंड हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18th ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। 18th ग्रुप एंड 7th पीरियड। पीरियड 6 और पीरियड 7th में, पीरियड 6 ग्रुप 3rd में लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। लेंथेनॉइड्स 14 लेंथेनॉइड्स के लिए पीरियोडिक टेबल के नीचे में अलग स्पेस दिया गया है। पीरियड 7 ग्रुप 3rd में एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, उन एक्टिनॉइड्स को भी नीचे में स्थान दिया गया है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आने के कारण मेंडलीफ की सारी कमियां दूर हो गई। मेंडलीफ की पहली कमी क्या थी? आइसोटॉप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं था। तो आइसोटॉप्स का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो पूरी तरह बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, और एक एलिमेंट्स का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए पहला प्रॉब्लम दूर। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स। तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इसलिए हाइड्रोजन को रखा गया एल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का वह आया 1s1 जो कि रिसेंबल करता था किसके साथ? एल्कली मेटल्स के साथ। इनका तीसरा जो लिमिटेशन था, एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मास कम्स बिफोर लोअर, यह भी पूरी तरह सॉल्व हो गया। एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को भी जगह मिल गया, और इन्होंने जो एक ही पीरियड में एक ही ग्रुप में 9 एलिमेंट को रखे थे, वह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेंडलीफ के सारे प्रॉब्लम को दूर किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के थ्रू, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। वैसे पीरियोडिक टेबल पहले शॉर्ट फॉर्म था, उसके बाद फिर लॉन्ग फॉर्म आया, तो हम लोग लॉन्ग फॉर्म को ही लेके चलेंगे जो कि काफ़ी इजी और यूज़र फ्रेंडली होता है। तो हमारा अभी तक का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और क्यों प्रॉपर्टीज पीरियोडिक होते हैं तथा मैजिक नंबर क्या है, क्यों उसको मैजिक नंबर कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। लेट्स स्टार्ट आईपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन रह जाता है आईपैक नेमिंग क्यों जरूरी हुआ एलिमेंट्स का। तो एक्चुअली यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, और उसमें से एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम दे आर मैन मेड, यानी एलिमेंट्स इंसान भी बना सकते हैं। कैसे? बाय ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन यार ट्रांसम्यूटेशन मैंने बोल दिया, इतना आसान खेला नहीं है और इतना कॉस्टली होता है कि इंडिविजुअल किसी एक इंसान को इसका कॉस्ट बियर करना नामुमकिन है जब तक कंट्री सपोर्ट ना करे, और सारे कंट्री भी इसको ट्रांसम्यूटेशन के वर्क्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रांसम्यूटेशन में डायरेक्टली यूरेनियम का यूज होता है। यूरेनियम से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डिंग किया जाता है न्यूक्लियस के ऊपर, जिससे वह न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। फर्दर अनस्टेबल होने के बाद उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और वह दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस मैंने ट्रांसम्यूटेशन का बताया, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। कभी आपने सोचा है कि एक ही एलिमेंट्स का 2 लोग डिस्कवरी कर दिए एट द सेम टाइम? 2 लोग नहीं, 2 अलग अलग कंट्री, और वो भी ऐसे कंट्री जो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हो। हाँ, ऐसा हुआ। एक्चुअली एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 104, इसको अमेरिका भी, यूएस भी सर्च किया और रसिया भी, सोवियत भी इसको इन्वेंट किया। तो यूएसए अपने एक साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम दे दिया, क्या?
रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, और इसका सिंबल दे दिया RF। सोवियत क्या किया, इसका नाम दिया करचेटोवियम, चैटोवियम, और इसका सिंबल दे दिया KU। और यह वही समय था जब इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कोल्ड वार क्या, 10 क्लास तक कोल्ड वार क्या था। अरे कोल्ड वार जस्ट लाइक तोड़ देंगे करके होता है, लेकिन कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगता था कि अभी एटम बम चल जाएगा, लेकिन एटम बम नहीं चला। ऐसा लगता था अभी रसिया छोड़ देगा, ऐसा लगता था अभी USA छोड़ देगा। यानी इतना ज़्यादा ये लोग अनाउंसमेंट करते थे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते थे, दोष लगा कर, वही कोल्ड वार था। तो कोल्ड वार के समय प्रॉब्लम आ गया, तो भाई ऐसा प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए कमीशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपॉइंटेड किया गया। कमीशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर कमीशन को अपॉइंट किया गया 1994 में, और यह कमीशन आप लोग हालांकि पुराने बुक में नहीं देखिएगा जो बहुत पुराना है, हालांकि आप लोग बहुत पुराना बुक नहीं पढ़ रहे हैं। 1997 में यह कमीशन सारे केमिस्ट से डिस्कशन करने के बाद आईपैक का एक नया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक नया नोमेनक्लेचर दिया एलिमेंट्स के लिए, जो कि पूरी तरह बेस्ड था एटॉमिक नंबर के ऊपर। और यह तब तक एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड नाम तब तक चलता जब तक ऑल ओवर वर्ल्ड किसी एक सिंगल नाम को यूनिवर्सली एडॉप्ट ना कर ले। तो कैसे लिखेंगे, यह नाम हमेशा ऐसे एलिमेंट्स को लिखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो। तो अब नाम लिखने के लिए हमें ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स को लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ देखो लिखा हूं, 0 को हम लोग नील कहते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। अब इसके हेल्प से हम लोग नेमिंग करेंगे। चलो इसी को हम लोग लिखते हैं 104 को। तो 1 को मैंने क्या कहा, अन, तो मैंने लिखा पहले अन। फिर आ गया 0, 0 के लिए मैंने लिखा नील। 4 के लिए क्वाड। लेकिन यह नेम अभी नहीं हुआ, इसका एंडिंग हम लोग IUM से करेंगे। यदि I है तो ओनली UM लास्ट में, जैसे यहाँ I है लास्ट में, 102 में लास्ट में बाई आ जाएगा, तो 2 I नहीं लिखेंगे। यदि नहीं आया तो एंडिंग करेंगे IUM। तो नाम हो गया अननील क्वाडियम, अननील क्वाडियम। अब इसका सिंबल यदि हम लोग देखें तो प्रत्येक लेटर का, प्रत्येक नंबर्स का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, पहला कैपिटल से UNQ। इट इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट्स। अब इस आईपैक नेमिंग के द्वारा हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। 100 को भी नहीं लेंगे, 100 से ज्यादा, दैट्स 101 हो, 123 हो, क्या 123 हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स, इन फ्यूचर हो सकता है कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरीज हो जाए। जैसे सबसे बड़ा गलती किए थे न्यूलैंड साहब, उन्होंने कहा मात्र 56 एलिमेंट्स ही नोन है, इससे ज़्यादा डिस्कवरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज दिन हम लोग 118 के बारे में जानते हैं। तो साइंस डायनामिक होती है, चेंजेबल, नई नई डिस्कवरीज होगी, नई नई चीज़ें ऐड होगी। तो इसलिए कहा जा सकता 1 2 3 में बी पॉसिबल।
हालांकि अभी तक 118 एलिमेंट्स टोटल हम लोग के लिए नोन नहीं है, 117 तक नोन है, एक अभी भी अननोन है। क्यों नोन नहीं है? क्योंकि नेचर में मिलते नहीं है। और तो यदि हम बाई चांस बना भी लिए, बनाने का खर्चा तो बहुत ज्यादा है, और बना भी लिए तो कुछ समय के बाद ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होकर जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे, यानी जहां से आप बनाए थे वहीं पे फिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही कम होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शंस को आधा कंप्लीट होने में जो भी समय लगे, हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। वो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, वह न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो सकता है। ट्रांसम्यूटेशन और न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, इस कारण वह एलिमेंट्स फर्दर दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह रहा आईपैक नेमिंग।